हेलो फ्रेंड, वेलकम टू गेट लाइब्रेरी। दोस्तों, इस वीडियो में हम शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एसआरटी है, जिसे हम एस जे विद प्रीएम्पशन भी कहते हैं, इसे हम देखने जा रहे हैं। जहां हमारा क्राइटेरिया है बर्स्ट टाइम, मोड है, मोड हम देखने जा रहे हैं हम प्रीएम्प्टिव। ठीक है, तो आइए इस टेबल के थ्रू इस एल्गोरिदम, ये जो डिटेल्स हैं इन्हें मैं अरेंज कर लेता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, हम देखते हैं। अराइवल टाइम है 0 से लेके 5 तक, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5। 0 पे है प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4, प्रोसेस 5, प्रोसेस 6। यह अराइवल टाइम हो गया। और इसका बर्स्ट टाइम है 0 पे है 7, 5 पे है 1 पे है 5, 2 पे है 3, 3 पे है 1, 4 पे है 2 और 5 पे है 1। तो हमने डेटा को तो अरेंज कर लिया। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना रहता है, हमें बनाना पड़ता है ग्रैंड चार्ट। तो मैं यहाँ पे ग्रैंड चार्ट बना लेता हूँ, जो हमारा सीपीयू जिसे हम सीपीयू भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारा सीपीयू कब स्टार्ट होता है। हमारा सीपीयू जो है स्टार्ट होता है वो 0 से। तो अब 0 अराइवल टाइम पे देखिए कि कोई प्रोसेस है, हाँ तो है, तो P1। ठीक है, तो यहाँ पे P1 आया। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है नेक्स्ट अराइवल टाइम। तो इसे क्यों देखना है, क्योंकि हम इसे प्रीएम्प्टिव के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो और जब हम प्रीएम्प्टिव के लिए सॉल्व करते हैं तो हमें नेक्स्ट अराइवल टाइम को देखना पड़ता है कि वो कब तक आ रहा है। तो हम देख सकते हैं कि नेक्स्ट अराइवल टाइम आ रहा है 1 पे। तो जो पहला हमारा प्रोसेस है वो नेक्स्ट अराइवल टाइम के लिए चलेगा। मीन्स 0 से हो गया ये 1, और 0 से 1 चलने के लिए कितने यूनिट ऑफ टाइम लगा, तो 1। तो 7 से हो गया ये हमारा 6। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि प्रोसेस 1 पे मीन्स 0 से लेके 1 तक अराइवल टाइम में हमारा कौन सा प्रोसेस है। ठीक है, अब हम अराइवल टाइम 1 तक पहुंच गए। मीन्स हमारे पास ये प्रोसेस 1 और P2 दोनों प्रोसेस आ गए। तो अब हम इसमें से किसको लेंगे, तो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट में हमें उस प्रोसेस को लेना रहता है जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम रहता है। ठीक है, तो बर्स्ट टाइम यहाँ पे कम है हमारा 5, तो हम किसको लेंगे, P2 को लेंगे। ठीक है, क्राइटेरिया हमारा बर्स्ट टाइम है, इसीलिए हम देखेंगे बर्स्ट टाइम को कि किसका बर्स्ट टाइम कम है। तो हमारा प्रोसेस 2 का बर्स्ट टाइम कम है, तो हम प्रोसेस P2 को लेंगे। तो P2 यहाँ हमारा यहाँ पे आ गया। अब हमें देखना है कि नेक्स्ट अराइवल टाइम कब है, तो वो है 2 पे। तो हम इसे 2 तक चलाएंगे, और 1 से लेकर 2 तक चलने के लिए कितने यूनिट ऑफ टाइम लगा, तो 1 लगा। तो 5 में से 1 माइनस हो गया, तो ये हमारा बचा 4। अब देखिए हम 2 तक यहाँ तक चले गए, मीन्स हमारा ये भी प्रोसेस आ गया। अब हमें देखना है कि इसमें से किसका बर्स्ट टाइम कम है। तो हम देख सकते हैं कि हमारा प्रोसेस 3 का बर्स्ट टाइम कम है, तो यहाँ पे प्रोसेस 3 आया। और अब देखना है हमें नेक्स्ट अराइवल टाइम जो कि 3 पर है, तो हाँ ये 2 से होकर 3 तक चलेगा। 3 तक चला, और 2 से लेकर 3 तक चलने के लिए कितने यूनिट ऑफ टाइम लगा, 1। तो 3 में हो गया -1, तो यहाँ पे बचा 2। अब देखिए हमारे पास आ गया ये 4, P4 भी। तो अब देखना है कि हमारा इन सभी प्रोसेस में से किसका बर्स्ट टाइम कम है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोसेस 4 का बर्स्ट टाइम कम है, जो कि 1 है। तो यहाँ पे आया प्रोसेस 4। और अब देखना है नेक्स्ट अराइवल टाइम, इसका बर्स्ट टाइम देखिए ये 1 ही तक है, तो ये 1 ही चलेगा ओनली। तो 3 से हो गया 4, और ये कंप्लीट हो गया। ठीक, और साथ ही साथ हम ये 4 अराइवल टाइम तक भी पहुंच गया, मीन्स कि हमारा ये तो प्रोसेस 5 भी हमारे पास आ चुका है। अब हमें इन सभी में देखना है कि कौन से प्रोसेस का बर्स्ट टाइम सबसे कम है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास P3 और P5 इन दोनों का कम है, और दोनों सेम है। तो अब हम किसको लेंगे, तो फ्रेंड अगर बर्स्ट टाइम अगर सेम हो तो हमें लेना रहता है अराइवल टाइम जिसका कम हो। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोसेस 3 का अराइवल टाइम कम है, तो यहाँ पे आया प्रोसेस 3। और इसे कितने यूनिट ऑफ टाइम चलाना है, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट अराइवल टाइम 5 है, तो इसे हम 5 तक चलाएंगे। तो 4 से हो गया ये 5 तक, और इसमें से 2 - 1 ये बचा 1। ठीक है, इस टाइप से अब हमारे पास सभी के सभी प्रोसेस आ गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें फिर से कंपेयर करना है कि किसका बर्स्ट टाइम सबसे कम है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे P3 का भी 1 है और P6 का भी 1 है। तो अब हम इनमें से किसके लेंगे, हम देखेंगे कि अराइवल टाइम किसका कम है। ठीक है, तो हमारे पास है P3 का अराइवल टाइम कम है, तो यहाँ पे आया P3, और उसके पास बर्स्ट टाइम है 1, तो ये 1 तक चला, ये हो गया हमारा 6। अब हम किसको लेंगे, इसके बाद किसका बर्स्ट टाइम कम होगा, हमारे पास होगा P6 का। P3 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हमारे पास आई P6। तो P6 बर्स्ट टाइम कितना है 1, तो 6 से हो गया ये 7, और ये भी हमारा कंप्लीट। अब किसका बर्स्ट टाइम कम है, तो हमारे पास है प्रोसेस 5 का। ठीक,
तो अब ये कितने यूनिट ऑफ टाइम चलेगा 2, तो इसे हम कम्प्लीटली चला सकते हैं, क्योंकि जब इसके बाद 1 यूनिट ऑफ टाइम चलाएंगे तो ये 1 ही बचेगा। उसके बाद फिर से हमें इसे ही बार बार चलाना पड़ेगा, मीन्स छोटा तो यही होगा, तो हम इसे ही पहले लेंगे, इसलिए हम इसे कम्प्लीटली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो P2 चल रहा है, P5 चल रहा है 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए, तो 7 से हो गया 9 और ये भी हमारा कंप्लीट। अब देखना है P1 और P2 में कौन सा छोटा है, तो हमारा है P2, तो P2 और बस टाइम है 4, तो 9 और 4 हो गया 13 और उसके बाद बचा हमारे पास ओनली P1, तो P1 यहाँ पे असाइन किया और ये कितने यूनिट ऑफ टाइम चल रहा है 6, तो 13 और 6 हो गया 19। ठीक, इस टाइप से हमने ग्रैंड चार्ट को तो कंप्लीट कर लिया। अब ग्रैंड चार्ट से हमें कंप्लीशन टाइम मिल जाएगा, तो कंप्लीशन टाइम में वैल्यू असाइन कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है कि CPU के राइट साइड से देखना पड़ता है कि कौन सा प्रोसेस लास्ट में एंड हो रहा है और उसके राइट साइड में कौन सी वैल्यू है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं पहले P1 के राइट साइड में 90, तो P1 कंप्लीशन टाइम होगा वो 90 होगा। उसके बाद P2 हो रहा है 13 पे, तो P2 हो गया 13, P5 हो गया 9 पे, P5 हो रहा है हमारा 9 और P6 हो रहा है 7, तो P6 7, P3 हो रहा है 6, तो P3 हो गया 6। अब P4 को देखना है, तो P4 हो रहा है हमारा 4 पे। ठीक है, ये हमने कंप्लीशन टाइम भी कम्प्लीटली यहाँ पे असाइन कर लिया। अब हमें निकालना रहता है टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला रहता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम मीन्स 19 माइनस 0, ये हो गया 19 और 13 माइनस 1 ये हो गया 12, 6 माइनस 2 4, 4 माइनस 3 1, 9 माइनस 4 5, 7 माइनस 5 ये हो गया 2। अब अब हमें वेटिंग टाइम निकालना है। तो वेटिंग टाइम का फॉर्मूला रहता है टर्न अराउंड टाइम माइनस वर्स्ट टाइम। तो चलिए करते हैं टर्न अराउंड टाइम माइनस वर्स्ट टाइम। तो 19 माइनस 7 ये हो गया 12, 12 माइनस 5 8, 7, 4 माइनस 3 1, 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 2 3, 2 माइनस 1 ये 1। हमने वेटिंग टाइम भी निकाल लिया। अब हमें निकालना रहता है रिस्पॉन्स टाइम। तो रिस्पॉन्स टाइम कैसे निकालते हैं, जब हमारा CPU फर्स्ट टाइम किसी प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्स करता है माइनस अराइवल टाइम। तो इसके लिए हमें देखना रहता है लेफ्ट साइड से कि कौन सा प्रोसेस पहले आई। तो सबसे पहले प्रोसेस आई P1 और CPU उस टाइम कहाँ पे था, वो हमारा 0 पे था। CPU मीन्स फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स किया 0 पे, तो P1 के लिए 0 फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स किया CPU, तो 0 माइनस अराइवल टाइम ये हो गया हमारा 0। उसके बाद देखना है P2 आ रहा है 1 पे, तो 1 माइनस 1 ये भी 0। P3 आ रहा है 2 पे, तो 2 माइनस 2 ये भी 0। P4 आ रहा है 3 पे, तो 3 माइनस 3 ये भी 0। और उसके बाद है P6 आ रहा है 6 पे, तो 6 माइनस 5 हमारा क्या होगा, 6 माइनस 5 1। उसके बाद है P5 7 माइनस 4 ये हो गया 3। तो इस टाइप से हमने रिस्पॉन्स टाइम भी निकाल लिया। अब आपको गेट के एग्जाम में पूछ सकते हैं कि एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना होगा, एवरेज वेटिंग टाइम या एवरेज रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, तो हम यहाँ पे चलिए एवरेज टर्न अराउंड टाइम भी निकाल लेते हैं। इसके लिए हमें करना पड़ता है इन सब का सम, तो 19 प्लस 12 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 2 और इनका काउंट 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। अब ये टोटल कितने हो जाएंगे, तो इनका टोटल हो रहा है यहाँ पे 43/6। तो अब इसे सॉल्व करना है, 6 7 और 1 समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम आया हमारा 7.1 और इसी टाइप से आप एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज रिस्पॉन्स टाइम भी निकाल सकते हैं। थैंक यू।